नमस्ते दोस्तों। श्री कच्छ गुज्जर क्षत्रिय समाज के प्रकाश स्तंभ इस खास और बहुत ही गहन चर्चा में सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। ब्रिस्बेन से कच्छ की मिट्टी की महक के साथ मैं हूं आपका होस्ट केतन चावड़ा। आज हम एक ऐसी कालजयी यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हैं जो हमारी जड़ों को, हमारे समाज के मूल्यों को छूती है। और ये बहुत ही उत्साह से भरी यात्रा होने वाली है। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा का जो मुख्य उद्देश्य है वो उन असाधारण लोगों पर प्रकाश डालना है जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज को समर्पित कर दिया। वे लोग जिन्हें राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर बड़े पुरस्कार मिले हैं, जैसे कि कृषि पंडित अवार्ड, साहित्य अकादमी अवार्ड और हमारे अपने समाज के प्रतिष्ठित सम्मान जैसे समाज रत्न, त्रिवर्षीय समाज पुरस्कार और समाज संरक्षक। हाँ, और हमारे श्री कच्छ गुज्जर क्षत्रिय समाज महासभा से मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए हमारा जो मूल मंत्र है, सह वीर्यम करवा वहे, मतलब हम सब मिलकर ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति हासिल करें, उसी को आधार बनाकर हम आज की चर्चा शुरू कर रहे हैं। एकदम सही। तो आज हम जिस विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं वो हैं हमारे केजी के समाज संरक्षक, रायपुर निवासी श्री भरत भाई कांतिलाल भाई सावरिया। बहुत ही प्रेरणादायक व्यक्तित्व हैं। हाँ, आज का हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे एक LLB गोल्ड मेडलिस्ट वकील और एक बेहद सफल बिजनेसमैन ने अपना पूरा जीवन समाज सुधार, डिजिटल वंशावली के निर्माण और अपनी जड़ों को सींचने में लगा दिया। देखिए, यहाँ जो बात सबसे अधिक ध्यान खींचती है वो ये है कि यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की सफलता की कहानी नहीं है। तो फिर यह समझने की बात है कि कैसे आधुनिक कॉर्पोरेट सोच और हमारी जो गहरी पारंपरिक जड़ें हैं उनका सही संतुलन किसी भी समुदाय का भविष्य बदल सकता है। क्या बात है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। स्रोतों के अनुसार उनका जन्म 5 अगस्त 1949 को हुआ था। वे मूल रूप से कच्छ के कुंभारिया गांव के रहने वाले हैं, लेकिन उनका जो निवास और कार्यक्षेत्र रहा है वो मध्य भारत में यानी रायपुर में रहा है। बिल्कुल। और उनकी शिक्षा का बैकग्राउंड बहुत ही दिलचस्प है। हाँ, उन्होंने BCom किया और उसके बाद कानून की पढ़ाई करते हुए LLB की, और वो भी यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट रहे। अब एक गोल्ड मेडलिस्ट वकील होने का मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि उस इंसान के पास नियमों, संविधान की और तार्किक विश्लेषण की बहुत गहरी समझ है, और यहीं से उनकी सोच का वो अनूठा पहलू सामने आता है। वो कैसे? आमतौर पर लोग क्या सोचते हैं कि उन्हें अपने पूर्वजों से धन, दौलत, संपत्ति या कोई जमाया व्यापार विरासत में मिलेगा, और उसी को वो अपनी सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं। हाँ, अक्सर यही देखा जाता है। लेकिन भरत भाई का नजरिया बिल्कुल अलग था। उनका स्पष्ट मानना था कि वो बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि उन्हें अपने पिता श्री कांतिलाल भाई और दादा श्री रूड़ा भाई से समाज सेवा की एक अनमोल विरासत मिली है। अरे वाह, मतलब विरासत को एक अधिकार की तरह नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी की तरह देखना, ये सचमुच एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। एकदम सही। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ सिद्धांतों तक सीमित नहीं रहा। अगर हम उनके व्यवसाय के मोर्चे पर नजर डालें तो वो रायपुर के प्रसिद्ध होटल मयूरा के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। जो कि बहुत मशहूर है। और ये जानना बेहद दिलचस्प है कि 1979 में शुरू हुआ ये होटल कोई साधारण जगह नहीं है। इस होटल को मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर और विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसे हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस और बैठकों की मेजबानी करने का एक ऐतिहासिक गौरव प्राप्त है। अब अगर हम इस बात का विश्लेषण करें तो एक उच्च श्रेणी का होटल चलाना, ऑल इंडिया होटल एसोसिएशन का सदस्य होना और देश के प्रधानमंत्रियों जैसे अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के प्रोटोकॉल को संभालना, ये सब कोई आसान काम नहीं है। बिल्कुल नहीं, इसके लिए बहुत कुशलता चाहिए। हाँ, इन सब से एक व्यक्ति के भीतर गजब की प्रबंधकीय क्षमता और कूटनीतिक कौशल विकसित होता है। कानून की पढ़ाई से उन्होंने संविधान और नियमों की ताकत को समझा था, और होटल व्यवसाय से उन्होंने सिस्टम और प्रोफेशनलिज्म को आत्मसात किया। और यही कॉर्पोरेट विजन उन्होंने समाज के काम में भी लगाया है ना? जी, उनका दृढ़ विश्वास था कि कोई भी सामाजिक संगठन तभी सफल और पारदर्शी हो सकता है जब वो अपने स्वीकृत संविधान के अनुसार चले, न कि कुछ व्यक्तियों की मनमर्जी से। और शायद इसी प्रगतिशील सोच ने 1990 के दशक में केजी के समाज के भीतर एक नई लहर पैदा कर दी। वो उदारीकरण का दौर था। बिल्कुल। युवा वर्ग पुरानी विचारधारा से आगे बढ़कर कुछ नया और पारदर्शी करना चाहता था।
इसी कड़ी में 1993 में रायपुर में 3 दिवसीय अखिल भारतीय उत्कर्ष सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसने पूरे भारत में फैले समुदाय में एक सामाजिक क्रांति ला दी। ये किसी भी पारंपरिक समाज के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव होता है। एक समाज जो सदियों से बुजुर्गों के फैसलों से चल रहा था, वहां अचानक नई सोच और आधुनिक तरीके आ रहे थे। और इसका सबसे बड़ा असर हमें 1996 के अंजार अधिवेशन में देखने को मिला। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। पहली बार महासभा के प्रतिनिधियों को गुप्त मतदान का यानी सीक्रेट बैलेट का अधिकार मिला। 25 साल पुरानी शासन पद्धति के सामने युवाओं ने एक मजबूत विकल्प रखा था। और चुनावों के नतीजे तो और भी चौंकाने वाले थे। दोनों पक्षों को बिल्कुल समान वोट मिले। एक अभूतपूर्व टाई की स्थिति बन गई। बाप रे, ये सोचना भी सिहरन पैदा करता है कि उस समय माहौल कितना तनावपूर्ण रहा होगा। समाज बिल्कुल बीच से 2 हिस्सों में बंटने की कगार पर आ खड़ा हुआ था। दोनों पक्ष अपनी अपनी अलग महासभा चलाने लगे थे। हाँ, स्थिति बहुत गंभीर थी। इसी अनिश्चितता को खत्म करने के लिए रायपुर में एक समझौता किया गया। इस रायपुर समझौते के तहत समाज हित को ध्यान में रखते हुए श्री भरत भाई सवरिया को सर्वसम्मति से एकीकृत महासभा का अध्यक्ष चुना गया। लेकिन कहानी यहाँ इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। नहीं, असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। उस समझौते को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए मीठापुर में एक मनमेल बैठक बुलाई गई। मनमेल यानी दिलों को मिलाने की कोशिश। लेकिन वहां जो हुआ वो काफी जटिल था। जी, एक पक्ष जिसका नेतृत्व मातृश्री भानुबेन चौहान कर रही थी, उन्होंने इस समझौते को सिरे से अस्वीकार कर दिया, जबकि दूसरा पक्ष जिसका नेतृत्व श्री जतिन भाई टांग कर रहे थे, उन्होंने इसे मान लिया था। और अंततः इस उथल-पुथल में जो नई व्यवस्था बनी, उसमें भरत भाई के अध्यक्ष बनने की बात को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। और यहीं पर हमारे स्रोतों में एक बहुत ही सटीक और मार्मिक उपमा दी गई है। नीलकंठ वाली उपमा, है ना? बिल्कुल। जैसे समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला था, तो भगवान शिव ने समाज के कल्याण के लिए उसे पी लिया था और नीलकंठ कहलाए थे। ठीक उसी तरह समाज की एकता को बचाए रखने के लिए भरत भाई ने उस अस्वीकृति और अपमान का कड़वा घूंट पी लिया। और उन्हें महासभा से 6 साल के लिए देश निकाला, यानी सामाजिक निष्कासन भी दे दिया गया। लेकिन यह घटना ये सवाल खड़ा करती है कि असली नेतृत्व क्या है? क्या ये सिर्फ सत्ता का सुख भोगना है? नहीं, उन्होंने तो रामायण के भरत की तरह विशाल हृदय दिखाया। हाँ, लोग अक्सर ऐसे बहिष्कार के बाद कड़वाहट से भर जाते हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपनी निस्वार्थ सेवा नहीं रोकी। वे बिना किसी पद के वंचितों के लिए काम करते रहे। और इसी समर्पण ने उन्हें एक बेताज बादशाह बना दिया, और उनका ये त्याग व्यर्थ नहीं गया। समय के साथ सच सामने आया और गोंदिया अधिवेशन में पूरे देश में फैले समाज ने एक सुर में बिना किसी चुनाव के उन्हें सर्वसम्मति से महासभा का अध्यक्ष चुन लिया। और अध्यक्ष बनते ही उन्होंने जो पहला काम किया, वो बहुत प्रेरणादायक था। वो अपनी जड़ों की ओर लौट गए। हाँ, उन्होंने मादरे वतन कच्छ के 18 गांवों और 20 घटकों का ऐतिहासिक दौरा किया, जहां हर गांव में उनका भव्य स्वागत हुआ। लेकिन ये जश्न ज्यादा समय तक नहीं टिका। इस दौरे के तुरंत बाद 2001 में कच्छ में वो विनाशकारी भूकंप आ गया। वो बहुत ही भयानक समय था। केजी के समाज के लगभग 10,000 परिवार इस आपदा की चपेट में आ गए थे। और यहीं भरत भाई की असली नेतृत्व क्षमता निखर कर आई। वे तीसरे ही दिन अपनी पूरी टीम के साथ रायपुर से कच्छ पहुंच गए। तुरंत निर्णय लेने का क्या अद्भुत उदाहरण है। वहां पहुंचकर आश्रय कैंप लगाए। अंजार के श्री कांतिवाल भाई महात्मा जी के नेतृत्व में भूकंप राहत समिति बनाई गई और उस जमाने में यानी 2001 में 35 लाख रुपए की भारी भरकम सहायता राशि जुटाई गई, जो कि आज के समय में करोड़ों के बराबर है। पहले साल तो उन्होंने अपना पूरा ध्यान सिर्फ कच्छ के पुनर्वास पर ही लगाया। और जब स्थिति थोड़ी सामान्य हुई, तब जाकर उन्होंने महासभा में वो कॉर्पोरेट सुधार लागू किए जिनकी हमने शुरुआत में बात की थी। संजीवनी, अभिलाषा, लक्ष्य और आकांक्षा जैसी कई योजनाएं शुरू की। उन्होंने ये सिद्धांत लागू किया कि जितना ऊंचा पद उतनी बड़ी जिम्मेदारी। और महासभा को आधुनिकता से भी जोड़ा। उनके कार्यकाल में महासभा की पहली आधिकारिक वेबसाइट बनाई गई, पहली चिकित्सा सहायता समिति बनी और सबसे बड़ी बात, पूरे देश में फैले समाज के लिए एक पेशेवर मैरिज ब्यूरो की स्थापना की गई। उन्होंने संगठन को एक मानवीय स्पर्श दिया। उन्होंने 2 बहुत ही गहरे नारे दिए। पहला, भूल जाओ और माफ करो, जो शायद उनके अपने देश निकाला के समय की कड़वाहट को पीछे छोड़ने का संदेश था। बिल्कुल।
और दूसरा, बच्चों में सामाजिकता विकसित करो। ये सिर्फ नारे नहीं थे, एक पूरी पीढ़ी के लिए दिशा निर्देश थे। सच में। अब इस चर्चा का रुख उस प्रोजेक्ट की ओर मोड़ते हैं जो सबसे ज्यादा दिलचस्प है, जिसने रिकॉर्ड तोड़ दिए। बात हो रही है डिजिटल वंशावली की, जिसे KGK1 ऐप के नाम से जाना जाता है। ये सच में एक चमत्कारिक प्रयास है। 500 साल का इतिहास एक मोबाइल ऐप पर। 500 साल सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 78 अलग-अलग परिवारों का इतिहास खोजना, उसका सटीक विश्लेषण करना और उसे डिजिटल रूप देना, इसमें पूरे 7 साल की कड़ी रिसर्च लगी। और इसी अथक प्रयास का नतीजा था कि 25 अगस्त 2021 को इस काम के लिए उन्हें गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया। और दैनिक भास्कर जैसे बड़े न्यूज़पेपर ने इसे भारी कवरेज दी। 12-13 राज्यों में इसकी खबर प्रमुखता से छपी, जिसका शीर्षक था भागीरथ प्रयास, कच्छ गुज्जर क्षत्रिय समाज का 500 साल का इतिहास। श्रोताओं को ये जानना चाहिए कि ये ऐप सिर्फ एक डायरेक्टरी नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक सांस्कृतिक पुल है। कोई भी व्यक्ति घर बैठे जान सकता है कि उनकी कुलदेवी का मंदिर कहाँ है, पुजारी कौन है, उनके गोठीबाई कौन है। यहाँ तक कि छेड़ा-छेड़ी की पारंपरिक रस्म या हवन के नियम क्या हैं, ये सब इसमें दर्ज है। जो परिवार कच्छ छोड़कर दूर जा बसे हैं, उनके लिए ये अपनी पहचान को जिंदा रखने के समान है। स्रोतों में ये भी बताया गया है कि जर्मनी के खास सॉफ्टवेयर की मदद से ये डेटाबेस व्यवस्थित हो पाया, और जो लोग विदेश में बस गए हैं उनके लिए उन्होंने 1 साल तक रिसर्च करके पुरुषार्थ नाम की एक शानदार पुस्तक भी प्रकाशित की। तो एक तरफ इतना आधुनिक काम, महासभा की राजनीति, भूकंप राहत कार्य, और दूसरी तरफ उनका आध्यात्मिक पक्ष बहुत ही मजबूत रहा है। जी, वो रायपुर में रामदेव पीर मंदिर ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी हैं, जो शिक्षा और चिकित्सा के लिए हर साल 16 लाख रुपए दान करता है। उन्होंने मुरारी बापू, ब्रह्मा कुमारी शिवानी जी, स्वामी आत्मानंद जी और गायत्री शक्ति पीठ के डॉक्टर प्रणव पंड्या जी जैसी महान हस्तियों के साथ समय बिताया है। और जब इतना निस्वार्थ कर्म हो तो सम्मान खुद चलकर आता है। उन्हें दिल्ली में एक राष्ट्रीय सेमिनार में विजय रत्न अवार्ड से नवाजा गया, जो मदर टेरेसा और सुनील गावस्कर जैसी हस्तियों को मिल चुका है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन सबसे बड़ा सम्मान वो होता है जो अपने लोगों से मिलता है। हाँ, 28 दिसंबर 2019 को माधापर में हुए भव्य अधिवेशन के दौरान उनके 70 वर्ष की उम्र तक किए गए असीम योगदान के लिए उन्हें महासभा के सर्वोच्च सम्मान समाज संरक्षक यानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। लेकिन ये सब अकेले संभव नहीं था। इस पूरी यात्रा में उनके परिवार ने एक मजबूत स्तंभ की तरह उनका साथ दिया। परिवार का समर्थन बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कल्पनाबेन, उनके सुपुत्र जयमीत भाई, बेटियां विनंतीबेन और हितिशाबेन और उनकी 6 बहनें कलाबेन, नीताबेन, डॉक्टर प्रीतिबेन, रेखाबेन, विमलाबेन और डॉक्टर भावनाबेन, इन सबके सहयोग के बिना ये विशाल संकल्प कभी पूरा नहीं हो पाता। एकदम सही। तो आज की इस गहन चर्चा में हमने KG के समाज के प्रकाश स्तंभ की ये अद्भुत और प्रेरक कहानी सुनी। ये कहानी हमारे उन पायनियर्स की है जिनका योगदान न केवल इतिहास के पन्नों में दर्ज है, बल्कि आज भी हमारे वर्तमान में गूंज रहा है। ये एक बहुत ही सार्थक चर्चा रही। सावरिया परिवार और विशेष रूप से उनके सुपुत्र जयमीत भाई, भरत भाई सावरिया का इस अंदरूनी कहानी, पारिवारिक जानकारी और तस्वीरों को साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस ज्ञान को पूरे KG के समुदाय, सभी गुजरातियों और दुनिया भर में फैले सभी भारतीयों के साथ साझा किया जाना चाहिए। सुनने वालों से गुजारिश है कि इस प्रस्तुति को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अंत में मैं यहाँ एक विचार छोड़ना चाहती हूँ जिस पर गहराई से सोचना चाहिए। जरूर बताइए। अगर एक व्यक्ति अपने दृढ़ निश्चय से 7 साल की रिसर्च करके 500 सालों के इतिहास को डिजिटल रूप में संजो सकता है और एक पूरे वैश्विक समुदाय को एक धागे में पिरो सकता है, तो सूचनाओं के इस अंतहीन महासागर में हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए कौन सी विरासत तैयार कर रहे हैं? ये सच में एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल है। श्रोताओं, हमेशा अपनी जड़ों और समाज से जुड़े रहें। सभी सुनने वालों को बहुत सारा प्यार। हमेशा हंसते रहें और जीवन का आनंद लेते रहें। जय माता दी, जय स्वामी नारायण, जय समाज, जय हिंद।